तो 50 प्लस मार्क्स इन 10 डेज और आज चल रहा है हमारा डे 8 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर फिजिक्स का जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। अब तक बच्चों हमने कुल मिलाकर 10 चैप्टर्स की डिस्कशन की है। 10 चैप्टर्स को डिस्कस करके मैंने आप लोगों को लगभग 63 मार्क्स तक के क्वेश्चंस बताए हैं कौन से प्रिपेयर करने चाहिए आपको फॉर 2024। इसके लिए अब तक के 7 वीडियोस बन चुके हैं, उनको आपको देखना है और इस हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और आई होप सो जो रेगुलरली मुझे देख रहे हैं वो अपना प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे हैं। बहुत से बच्चों का ऐसा कहना है कि सर ये टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो किधर से आप ले रहे हो, क्यों ये सारे इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। देखो बच्चों, फिजिक्स के अंदर रिसेंटली अगर आप देखोगे ना तो हर साल एचएससी बोर्ड के अंदर 35 मार्क्स तक का पेपर बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही रिपीट होता है। कितना रिपीट होता है? तो अगर आप इस 35 मार्क्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो इतनी तो गारंटी आपकी प्रिपेयर हो जाती है पीवाईक्यूज में से। तो रिसेंटली ही कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो पेपर्स आ रहे हो उन पे अच्छी तरह से फोकस करो, ठीक है। हाँ, मैं बोलता हूं पिछले साल के क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, वो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे टाइप के क्वेश्चंस मैं यहां पर ले भी नहीं रहा हूं वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस लिया भी जा रहा है तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप थोड़ी देर उसका टाइम लगाओ, उस पर शायद न्यूमेरिकल आ सके, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, अभी मैं क्या बात कर रहा हूं कि 35 मार्क्स तो हो जाते हैं। बाकी मैंने जितने भी अब तक के आप लोगों के क्वेश्चंस बताए हुए हैं वो आप लोगों को रिपीटेड प्लस प्रीवियस ईयर में आने की मोस्ट प्रोबेबल है, वही आपको इस साल जो आएगा वो क्वेश्चंस बताए हैं। और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन दूसरे भी फोकस कर रहे हैं कि ये कंसेप्ट अगर पूछा गया है तो इससे रिलेटेड और भी कुछ कौन सा कंसेप्ट आपको पूछा जा सकता है। तो इस बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस बने हैं। आज का जो टॉपिक है इसमें भी हम यही कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखोगे तो मैं आपको बच्चों बोलता हूं इस चैप्टर को अगर आप इग्नोर करते हो, बहुत से बच्चे इस चैप्टर को बोलते हैं रहने दो, पर 7 मार्क्स का है। मैं बोल रहा हूं बस आपको ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन, ये 3 तरह के क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको गारंटीड आएगा ही आएगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, पर ये आप एचएससी बोर्ड के पेपर्स में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए टाइप क्वेश्चंस में का ही है, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखते रहें। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 8 और आज का टॉपिक वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आप लोगों को बच्चों सबसे पहले कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो स्टेट हाइजीन्स प्रिंसिपल, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ। अब हाइजीन्स के प्रिंसिपल को स्टेट करना रहता है और इसके बाद ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन 2 तरह के रहते हैं। एक तो आपको स्पेरिकल के लिए ही पूछ सकते हैं कि स्पेरिकल वेव फ्रंट के लिए बताओ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। और दूसरा आपको पूछ सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट। किसका पूछ सकते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। अब ये कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं, ठीक है, आपको अच्छी तरह से आइडिया आएगा। आप अगर इनके नोट्स चाहते हो कि ये सारे के नोट्स हमें मिल जाए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आ जाओ। तो अभी अगर प्लेन वेव फ्रंट बनाना है तो हमारा पहले तो ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये ऐसे जा रहा रहता है, ठीक है। फटाक से यहां से भी आइडिया लगा लोगे ना बच्चों तो आपको कम से कम इतना तो प्रिपेयर हो ही जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम्स में इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो यहां पे अच्छी तरह से ध्यान दो। फिर ये जो सोर्स ऑफ लाइट रहता है ये यहां से कैसे रहता है कि ऐसे सोर्स ऑफ लाइट बन रही रहती है और फिर इससे टेंजेंट कॉमन प्लेन बनाना रहता है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, टेंजेंट कॉमन प्लेन बनाना रहता है। अब ये टेंजेंट कॉमन प्लेन जो रहता है वो कहां से पास हो रहा रहता है? एक्चुअली वेव कभी भी आगे की तरफ बनेगा तो टेंजेंट नॉर्मल प्लेन भी आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। और फिर इसके बाद आप लोगों को ये रे आगे तक कंटिन्यू कर देनी है, रे आगे तक कंटिन्यू कर देनी है। तो ये आप लोगों का सोर्स ऑफ लाइट था। ये आपका ऐसे लिखना पड़ेगा कि प्राइमरी वेव फ्रंट या प्राइमरी सोर्स, और फिर इसके बाद ये होता है आपका टेंजेंट कॉमन प्लेन, और ये जो आपका सोर्स ऑफ लाइट यहां से आगे कंटिन्यू हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब आप इसको डायग्रामेटिकली बच्चों अच्छी तरह से बताना, मैं थोड़ा जल्दी में बता रहा हूं। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन इंपॉर्टेंट तरीके से क्या है आपको 2024 में पूछ सकते हैं वो बताना है। ये सब चीजें आप अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे आप लोगों का स्पेरिकल वेव फ्रंट बन रहा है, प्लेन वेव फ्रंट भी इसी तरह से डायग्राम थोड़ा बदलता है, कहां बनता है ऐसे बनेगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए दूसरा प्लेन वेव फ्रंट भी जल्दी से बात कर लेते हैं। प्लेन वेव फ्रंट में आप ऐसे सोर्स ऑफ लाइट आपका S1, S2, S3 है और फिर यहां से आपके सोर्सेज ऑफ लाइट पास हो रहे हैं, यहां से आप लोग सोर्स ऑफ लाइट को आगे भेज रहे रहते हो, ठीक है। और ये टेंजेंटली सोर्स ऐसे बनाया जाता है। ये टेंजेंट कॉमन प्लेन है, इसको नाम देना टेंजेंट कॉमन प्लेन।
ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, ये आपका सेकेंडरी वेव है और ये आपका प्राइमरी है। ठीक है, ये फटाफट आप लोगों को एक रफ आइडिया है, आप टेक्स्ट बुक को थोड़ा रेफर करो, नोट्स की क्लास के रेफर करो। अब मैं सिर्फ आपको डायग्राम बता रहा हूं। ठीक है, यहां स्ट्रीट हाइजीन्स प्रिंसिपली बोला हुआ है और फिर बाद में आपको कंस्ट्रक्शन कैसे किया है ये भी एक्सप्लेन करना रहता है। तो आप इन चीजों को अच्छी तरह से नोट्स में देख सकते हो या टेक्स्ट बुक में रेफर कर सकते हो। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन। देखो, अब मैं रिफ्लेक्शन या फिर और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कोई एक का आ सकता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। और इसके बाद ये सब पूछा जाता है कि प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। या तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करने के लिए बोलेंगे या तो प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई भी दोनों में से एक सवाल आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किसको प्रूफ करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं आपको फटाफट देखो पेज, अगर इसके आंसर आपको देखने हैं तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 163 को रेफर करो। बाकी फटाक से एक ग्लिम्प आइडिया दे देता हूं कि आप लोगों को लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब क्या बताना रहता है। साइन आई इक्वल टू साइन आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड दूसरा जो लॉ रहता है वो ये बोलता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, ये होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको डायग्रामेटिकली प्रूफ करना रहता है और फिर इसको है ना आप लोगों को डायग्राम से कैसे आप एक इक्वेशन बनाकर प्रूफ करोगे ये करना रहता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। एक तो ये एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन रहेगा, पेज 163 देखो या नोट्स में मैंने अपने अवेलेबल करके रखा हुआ है, ये सब चीज आपको मिल जाएंगी वहां पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना रहता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूफ करने को बोला डायग्रामेटिकली। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 2μ1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और दूसरा लॉ जो रहता है वो ये सेकंड वाला सेम है। अब इन तीनों में से या तो ये एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन और प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आप इसको 3-3 मार्क्स के लिए कंफर्म क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो। थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चों, थोड़ा सा है, इसका डायग्राम बनाने समय बहुत डिफिकल्टी होती है। ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर 163 पेज नंबर पे आपको ये सब अवेलेबल है। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ये क्वेश्चन जो है ये आपको एचएससी बोर्ड में 4 से 5 बार पूछा गया है पास्ट में। ठीक है, और पिछले साल 1-2 सालों में तो बिल्कुल नहीं आया है, तो ये प्रोबेबल ज्यादा है कि हो सकता है इस साल आए। मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, श्योर नहीं। ठीक है, आपको ये तीनों में से कोई प्रिपेयर करना है, कोई एक आएगा। आ जाओ, चलो क्या बोला है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पार्ट डिफरेंस एंड फ्रिंज विड्थ ऑफ इंसिडेंट पैटर्न इन YDSE एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसका भी एक इंटरफेरेंस पैटर्न का ये डेरिवेशन है बड़ा सा। इसकी वैल्यू आपको फ्रिंज विड्थ की x इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल D डिवाइड बाय स्मॉल d, ये प्रूफ करना रहता है। एंड इसके लिए आपका डायग्राम भी रहता है कि आपका ये आपका सोर्स रहता है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी सोर्स है, ये आपका 2 स्लिट्स है, सोर्सेज ऑफ लाइट है S1 S2। फिर ये आप लोग कैसे बना रहे रहते हो, यहां मैं इसको हटाता हूं, ये आपका पैटर्न रहता है। डायग्राम देख लो, बस आपको 90% काम डायग्राम का ही है। डायग्राम समझ गया ना तो आप लोग प्रूफ कर लेगा। अब देखो ये आपकी सोर्सेज ऑफ लाइट है, ये S1 S2 है, ये डिस्टेंस आपका, ये ऐसे आप सीधी लाइन खींचो, ये डिस्टेंस आपका क्या रहता है, कैपिटल D रहता है। ये डिस्टेंस आपका क्या रहता है, स्मॉल d रहता है। फिर इसके बाद यहां पे आप लोगों का जो पॉइंट मिल रहा है ये P है, ये सेंटर ऑफ पॉइंट है O है। ठीक है, अभी इधर से जो लाइन ऐसे जा रही है इसको आप ऐसे पैरेलली बना दो दोनों को एक दूसरे से। यहां का नाम दे दो M, इसका नाम दे दो N, और फिर उसके बाद आपका आधा तो डायग्राम हो गया। ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा D/2 और ये डिस्टेंस भी आपका हो जाएगा D/2। बस इतना एक्सप्लेनेशन से आपने डायग्राम भी बना लिया ना तो आपका 90% काम तो यहां से हो ही जाता है। बस डायग्राम को सही से रिप्रेजेंट करने का बड़े में, और फिर इसके बाद हम लोग देख लेंगे अभी आगे एक्चुअली हमें करना क्या है। इसका डेरिवेशन तो बहुत बड़ा है पर डायग्राम इतना सही, और इसी डायग्राम के बेसिस पे सारा का सारा डेरिवेशन लिखा गया है। इतना अगर आपको आ गया बच्चों तो डायग्राम के बाद आप एक्सप्लेनेशन भी कर लोगे। थोड़ा सा आप इसके ऊपर ध्यान दो, 5 से 10 मिनट लगेगा अगर इसका डायग्राम आपने अच्छी तरह से बनाया है तो।
राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इसका डेरिवेशन रहता है, इसको प्रूफ करना रहता है, ठीक है आप लोगों को। और शो दैट द फ्रिंज इज सेम फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव है, सॉरी हाँ, कॉन्सिक्यूटिव डार्क एंड ब्राइट बैंड, डार्क एंड ब्राइट बैंड। इसके लिए आपको बताना रहता है, ये सवाल अगर आपको एग्जाम में आया तो 4 मार्क्स के लिए आएगा या फिर 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, अगर इन्होंने ये नहीं पूछा तो आप अच्छी तरह से इस चैप्टर के अंदर इन तीनों पॉइंट्स को तो रेफर करो ही करो। इसके बाद अगर आगे इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप इन सब चीजों के बाद फोकस करना है। आपका ये कहां मिल जाएगा बच्चों, आप अगर इसको देखोगे तो पेज नंबर आपका यहाँ पे 170 लिखा हुआ था, वहां पे आप रेफर कर सकते हो, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट द कंडीशंस ऑफ स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस पैटर्न, कंडीशंस फॉर स्टेडी स्टेट इंटरफेरेंस पैटर्न। ये आप लोगों को 2 मार्क्स के लिए पूछते, सोर्स एंड स्लिट, ये सबसे रिलेटेड सोर्स और स्लिट का डिस्टेंस जो होता है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ये 4 पॉइंट्स आप लिख दोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, ये आपको पूछते हैं। अगर आप इसको देख रहे हो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको चाहिए तो ये वो आपको 173 पेज नंबर पे मिल जाएगा, रेफर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, स्टेट ब्रूस्टर्स लॉ आपको एक्सप्लेन, एक तो ऐसा रहेगा कि स्टेट करने को बोलेंगे या फिर आपको बोलेंगे इसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन इट। ये आप लोग को अगर आया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। इसका पूरा डेरिवेशन आपको क्या बताना रहता है, tan I म्यू इज इक्वल टू tan IP, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ये आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर ब्रूस्टर्स लॉ 167 पेज नंबर पे मिलेगा, ठीक है। और आप इसके बाद डिफ्रैक्शन, व्हाट इज diffraction and its two types, 2 टाइप्स इसके जो है ये तैयार करने हैं। और रिजॉल्विंग पावर लास्ट में जो बचता है ये कर लो, रिजॉल्विंग पावर। ये सब चैप्टर्स जो है वो आधे ज्यादा से ज्यादा कुछ समय के ही है, ज्यादा टाइम तो लगता है सिर्फ पहले के 3 डेरिवेशन करने को। इन सबको आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ आधा घंटा भी अगर आपने निकाला इनके लिए तो प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज कम है, लेकिन आपको इन तीनों चीजों पर ध्यान देना था जो शुरुआत में बताए गए थे, ठीक है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वेव ऑप्टिक्स के अंदर आप लोगों को इतना रेफर करना है, इस चैप्टर के बाद हमारे 70 मार्क्स की सारी प्रिपरेशन हो जाती है। इतने चैप्टर्स आप लोगों को इनफ होते हैं, मतलब लगभग 11 चैप्टर्स। ये 11 चैप्टर्स आप लोगों को बताए, 11 चैप्टर से आप 70 मार्क्स गेन कर सकते हो, लेकिन ये कंडीशन है कि आप इस 11 चैप्टर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं छोड़ रहे हो, राइट। चलो तो आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।